वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, बात करने जा रहे हैं एनसीएफ 2005 की, जहां से इस बार के सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछा जा रहा है। इस बार सीटेट जो 2022-23 में अभी हो रहा है, इसमें कहीं से कुछ होना हो, दो टॉपिक पूरी तरह कंफर्म हो गया है, जहां से 7 से 8 प्रश्न पूछा जा रहा है। एक है आपका एनसीएफ 2005 और दूसरा आपका है एनईपी 2020। इस पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाया था, लेकिन लड़कों का मानना है कि सर इस पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आप कुछ क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट है उनको बना दीजिए। तो हमने एनईपी 2020 का वीडियो बना दिया है। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा, उसके डिस्क्रिप्शन में एनईपी 2020 वाला वीडियो का लिंक डाल देंगे। वहाँ से हम 20 प्रश्न जो है एनईपी 2020 का शामिल किए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी हम इस वीडियो में एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अपने चरित्र में डैश और डैश है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम जो है अपने चरित्र में क्या क्या रखता है। पहला है सक्रिय सामाजिक, दूसरा है निष्क्रिय। देखिए, निष्क्रिय तो अधिगम में होगा नहीं, इसलिए आपको निष्क्रिय वाले शब्द को हटा देना है। दो में है सक्रिय, एक में है सक्रिय और सरल, एक में है सक्रिय समाज। तो अधिगम की बात जहाँ भी आएगी वहाँ समाज की बात आएगी। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन 1, बिल्कुल सही है। चलेंगे हम आज के दूसरे प्रश्न पर, जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एनसीएफ 2005 का ही हमने सारे प्रश्नों को उठाया है, तो आप पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि हम इस वीडियो के बाद और एनईपी 2020 आपने अगर हमारे दोनों वीडियो को देख लिया तो आपको 7 से 8 नंबर कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि आप खुद पूछ सकते हैं उन लड़कों से जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो लोग आपको बताएंगे कि एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से बहुत सारे प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस बदलाव की बात की गई है? पहला है दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना। दूसरा में शैक्षिक ध्यान से अनुशासन, मतलब क्या, शैक्षिक ध्यान को हटाकर अनुशासन की तरफ हम ध्यान करेंगे, तो ऐसी बात नहीं की गई है एनसीएफ 2005 में। और तीसरा है शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित, नहीं बल्कि शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित। तो ये बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई नहीं इसलिए होगा क्योंकि इनमें से कोई इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्योंकि कैसी बात की गई है? तो दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना, इस बात की पुष्टि की गई है एनसीएफ 2005 में। चलेंगे हम तीसरे प्रश्न पर। दोस्तों, अगर आप वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं एनसीएफ, तो उसका भी हमने वीडियो बना दिया है। तो एनसीएफ 2005 का मुख्य केंद्र यानी बाल केंद्रित अधिगम क्या था, कैसा था? तो बोझ के बिना अधिगम, बिल्कुल सही है। कैसा था? बोझ के बिना, एजुकेशन विदाउट बर्डन, ये जो है एनसीएफ 2005 का मोटो भी था। दूसरा है खेल के माध्यम से अधिगम, ये भी सही है कि खेल के माध्यम से भी अधिगम, लेकिन जो है उसका मुख्य जो केंद्र बाल केंद्रित था वो ऐसा नहीं था, वो क्या था? बोझ के बिना अधिगम। तो ऑप्शन 1 सही है। और 3 में है व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम। 4 में चित्रों के माध्यम से, यानी यहाँ सारा सही है, लेकिन ऑप्शन 1 ज़्यादा सही है क्योंकि इसकी बात स्पष्ट रूप से की गई है। चलेंगे हम चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 मुख्यतः आधारित है, जो एनसीएफ 2005 है मुख्यतः किस पर आधारित है? पहला है व्यवहारवाद, तो जो एनसीएफ 2005 है व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है। दूसरा है संज्ञानात्मकवाद यानी कॉग्निटिव, तो इस पर भी नहीं है। मानवतावाद पर भी नहीं है। तो किस पर है? संरचनावाद यानी ज्ञान निर्माण करने की बात करी है, कंस्ट्रक्टिव की बात कही गई है। पियाजे वाइगोस्की को मान्यता दिया गया है। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग चौथा नंबर बिल्कुल हो जाएगा सही। चलेंगे हम पाँचवें प्रश्न में। और आज का हमारा 5वां प्रश्न है जो वीवीआई है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? एनसीएफ 2005 जो है इन 4 ऑप्शन में से किस पर बल देती है? तो हम नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो ये जो है एनसीएफ 2005 इस पर बल नहीं देती है। इस पर कौन बल देती है? आरटीई 2009। चलेंगे हम तीसरे ऑप्शन पर। तो वंचित समूह को विशेष प्रावधान उपलब्ध कराया जाए, ये भी आरटीई 2009 इस पर बात कर रही है। एनसीएफ इस पर बात नहीं की गई है। और ऑप्शन 2 में है
प्रत्येक बालक को गारंटीकृत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इस ये भी आरटी जो है इसमें बात की गई है। और एनसीएफ 2005 क्या बोला है कि बच्चों को जो शिक्षा देना है वो मातृभाषा, जो ऑप्शन 1 में है, प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के माध्यम के रूप में बालक की मातृभाषा का प्रयोग। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हो जाएगा सही। चलेंगे हम छठे प्रश्न में। आज का हमारा छठा प्रश्न है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि शिक्षक को अधिकतम महत्व देना चाहिए, यानी शिक्षण को अधिकतम महत्व किसको देना चाहिए, पढ़ाने के दौरान आप किसको सबसे अधिक महत्व देंगे। तो ऑप्शन 1 में है कि कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में। तो बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 कह रहा है कि आप बच्चों को ऐसी चीज़ पढ़ाइए जो उनके डेली लाइफ से रिलेट करता हो, उनके दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग होता हो, आप बच्चों को वो पढ़ाएं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन 2 में है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक शब्दों को याद करना। देखिए, याद करने वाली बात बिल्कुल गलत होती है। 3 में पाठ्य पुस्तक में अभ्यास वाली बात भी गलत होती है। 4 में परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन में सुधार, यानी परीक्षाओं के लिए बच्चों को पढ़ाया जाए, ऐसी कोई बात नहीं की गई है एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ क्या किसी भी जो है शिक्षा नीति में ऐसी बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम 7वें प्रश्न में। आज का हमारा 7वां प्रश्न है कि सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्य 1, जैसे 4 सिद्धांत यहाँ दिया गया है, उसमें पूछा है खाली जगह सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है। यानी एनसीएफ 2005 में पर्यावरण को पढ़ने का जो आधार उस क्या माना है। पहला है अनुभववाद, दूसरा है सामाजिक संरचनावादी, तीसरा है संज्ञानात्मक वाद, चौथा है व्यवहारवाद। तो एनसीएफ 2005 पर्यावरण को कैसे पढ़ने बोल रहा है, सामाजिक संरचनावादी, यानी समाज के द्वारा पढ़ने के लिए, समाज को समझने की बात की गई है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत वीवीआई है, कई बार पूछा गया है। एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है। 4 ऑप्शन है, आपको सही में टिक करना है कि किस पर जोर देता है। पहला है गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल इस पर जोर देता है कि गणित में जो है हर बच्चे की सफलता को ध्यान रखा जाए, हर बच्चे को सफलता कराई जाए, हर बच्चे की सफलता को सुनिश्चित की जाए। एनसीएफ 2005 इस पर फोकस बिल्कुल करती है। दूसरा है छात्रों को पहले उनके तर्क गणितीय क्षमता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए, यानी पहले बच्चों को हम टेस्ट करेंगे कि वो कितना लॉजिकली सोचते हैं। तो बिल्कुल नहीं, बच्चे को हम सिखाएंगे, ना कि पहले हम उसका परीक्षण करेंगे, एग्जाम लेंगे। 3 में है गणित के पाठ्यक्रम को कम प्राप्तकर्ताओं को अलग किया जाए, यानी जो ज़्यादा मार्क्स लाए उसको अलग करेंगे, जो कम मार्क्स लाए उसको अलग करेंगे। एनसीएफ ऐसी कोई बात नहीं करी है। और आपको एनसीएफ कहे ना कहे, आपको भी ऐसा कोई चीज़ नहीं करना है स्कूल में। ये एज ए टीचर आपको बिल्कुल बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। चलिए, चौथा है कि गणित को चुनिंदा छात्रों को पढ़ाया जाए, नहीं गणित जो है कुछ छात्रों को पढ़ाया जाए जो तेज हो, बाकी छात्रों को नहीं पढ़ाया जाए। तो ये भी गलत है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलेंगे हम 9वें प्रश्न में। दोस्तों, ये आसान सा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको हमें कमेंट करके लास्ट में ये बताना है कि आपके टोटल कितना सही हुआ, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 में आपका कितना सही हो रहा है आपको बिल्कुल इसका बताना है, क्योंकि इससे आपका असेसमेंट का हमको भी पता चलेगा और आपका खुद का भी असेसमेंट होगा। एनसीएफ 2005 किस पर जोर देता है, तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पर जोर देता है, कि रटने पर देता है, समस्या हल करने पर देता है, या सभी। तो आपने इसका आंसर कर लिया होगा। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर, यानी बच्चों को किसी भी ज्ञान को निर्माण करने के लिए बल देता है, ना कि रटने पर या समस्या हल करने पर। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हो जाएगा सही। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा 10वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करता है। पहला है कला और विरासत शिल्प, एनसीएफ 2005 बिल्कुल इस पर ध्यान देता है। योग और शारीरिक शिक्षा, बिल्कुल इस पर भी। फिजिकल एजुकेशन पर भी एनसीएफ 2005 जोर देता है या आकर्षित करता है। शांति शिक्षा बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य शिक्षा, इस पर तो बात बिल्कुल की गई है। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ए बी सी डी जिसमें होगा। तो जब आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन 4 में आपको मिल जाएगा ए बी सी डी। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों, कुछ कीवर्ड्स दिया गया है, की पॉइंट दिया गया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं कि एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताओं को स्कूली पाठ्यचर्या के निम्नलिखित 5 अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्त किया गया। पहला है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, अधिगम और ज्ञान, पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल और चरण आकलन, स्कूल और कक्षा का वातावरण,
और प्रणालीगत सुधार, ये जो है एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषता है, 5 विशेषता है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम के जो ग्रुप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ के इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है कि ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या था। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हुआ था इसको क्या बोला जाता है, OBB बोला जाता है। OBB हुआ था, इसका क्या परिणाम निकला था। कोठारी आयोग निकला था, NPE 1986, NEP 2020 या NCF 2000। तो इसका सही आंसर है NPE 1986, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बाद क्या आया था, NPE 1986 आया था। चलेंगे हम आज के 12वें प्रश्न की। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट, आपको यह दिख रहा होगा मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट। इसको बिल्कुल सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए एक अच्छे क्वेश्चंस को लाते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप हमें सपोर्ट करें। तो NCERT द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा समीक्षा पर विचार विमर्श करने के दौरान किसी किशोर यानी जो है अडल्ट लड़की द्वारा सुझाव गए विशिष्ट उपाय क्या थे। यानी NCERT द्वारा आयोजित जो NCF का कार्यक्रम हुआ था, उस पर समीक्षा के दौरान अडल्ट लड़की द्वारा क्या सुझाव दिया गया था। तो पहला है लड़कियों के लिए अलग शौचालय का निर्माण करना, इस बात की बात नहीं की गई थी उसमें। दूसरा है माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की भागीदारी की कमी के कारणों को पहचानना। देखिए इसकी बात उसमें ही की गई थी, किसी और जगह की गई है, तो ये भी नहीं है। अलग अलग अवधारणाओं को स्पष्टता के साथ समझने के लिए बच्चों को दैनिक जीवन की वास्तविकताओं के उदाहरण देना। ये देखिए ये सारे ऑप्शन सही है, लेकिन NCERT द्वारा आयोजित जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर समीक्षा हुआ था, यानी NCF पर जो समीक्षा हुआ था, तो लड़कियों द्वारा खासकर से अडल्ट लड़कियों के द्वारा ये 3 सुझाव नहीं दिया गया था, बल्कि चौथा सुझाव दिया गया था कि लड़कों में लड़कियों के प्रति उनके व्यवहार के बारे में अधिक आत्म जागरूकता पैदा करें। ये बात कही गई थी इनके द्वारा, तो किशोर लड़कियों के द्वारा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 13वें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 13वां प्रश्न है कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पाठ्यचर्या सुधारों में से एक है। तो NCF 2005 के अनुसार जो पाठ्यचर्या है करिकुलम को सुधारने के लिए कौन सा एक प्रभावी ढंग है। पहला है चिकित्सा कक्षाएं, अच्छी मूलभूत सुविधाएं, अच्छा खेल उपकरण और मध्याह्न भोजन के लिए नियमित चिकित्सा ये जाँच होगा। यहाँ पर इसमें क्या है, जाँच होगा यहाँ। तो NCF 2005 के अनुसार जो विद्यालय में शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या था, मध्याह्न भोजन और नियमित चिकित्सा जांच की बात की गई थी। इसलिए आप सरकारी स्कूलों में देखे होंगे कि आपको मध्याह्न भोजन के साथ साथ चिकित्सा जांच भी देखने को मिलता है। अगर आप मध्याह्न भोजन के बारे में थोड़ा पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि मध्याह्न भोजन कब शुरू हुआ। ये 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ। इसका नाम अभी 2000 जो है, इसका नाम अभी हाल फिलहाल इसको बदल दिया गया है। क्या बदल के रखा गया है, जो सितंबर 2021 में इसका नाम बदलकर अब मध्याह्न भोजन का नाम बदलकर PM पोषण, ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम है यहाँ से भी सवाल पूछ ले। तो चलेंगे हम आज के 14वें प्रश्न की ओर, जो आपके सामने है कि उस ढांचे का नाम बताइए जो शिक्षण और अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में बात करती है। कैसी शिक्षा, रचनावादी शिक्षा, संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षा की बात करती है। तो कौन सा ढांचा इसकी बात करती है। ऑप्शन सही इसका हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 इसकी बात पूर्णतः करती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी जो होगा देखिए ऑप्शन B भी यानी ऑप्शन C NEP 2020 बात करती है, लेकिन उन्होंने NCF कर दिया है यहाँ पर। यहीं पे अगर आपका NEP 2020 रहता तो NEP 2020 आंसर होता और कूट में 5 भी हो जाता और NEP 2020 भी हो जाता। लेकिन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2020 ऐसी कोई संस्था नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, 15वां प्रश्न है ये। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक क्या होती है। शिक्षक की भूमिका किस तरह की होती है, एक नेता के रूप में, मूल्यांकनकर्ता के रूप में, सुविधादाता के रूप में या उपयुक्त सभी। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे और वो उपयुक्त सभी लगा देंगे, तो इसका गलत हो जाएगा। क्यों इसका सही आंसर होगा सुविधादाता, यानी एज ए फैसिलिटेटर, एक टीचर को रहने की बात की
की गई है, किसके द्वारा? एनसीएफ 2005 के द्वारा। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमारा चैनल है मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट। हम आपके लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चंस लाते हैं, आप हमें सपोर्ट करें। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 15 में टोटल आपका कितना सही हुआ है। आपको एनईपी 2020 का अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ रहेगा और इस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ रहेगा जिसमें हमने एनईपी 2020 को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक बार प्लीज़ आप उस वीडियो और को देख लीजिए, क्योंकि आपका 7 से 8 नंबर एग्जाम में बढ़ने वाला है। धन्यवाद दोस्तों के साथ शेयर कर